साथियों, सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नव सृजन। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। विषय देव मानवों के सृजन हेतु प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। एक कार्यक्रम अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के तहत चलाया जा रहा है शांति कुंज हरिद्वार से, और हमें संस्कारवान पीढ़ी तैयार करनी है आने वाले युग परिवर्तन के लिए। तो साथियों, आइए इसी विषय पर पढ़कर सुनाते हैं आपको पृष्ठ 54 से। मित्रों, विशिष्ट उत्पादन की क्षमता अर्जित करने के लिए चिकित्सा उपचारों की अपेक्षा इस प्रयोजन को पूरा करने वाली तप साधनाओं की गरिमा भारतीय अध्यात्म में अत्यधिक मानी गई है। राजा दिलीप स्वतंत्रता चाहते थे, पर वे उस दृष्टि से असमर्थ थे। वे वशिष्ठ आश्रम गए, लंबे समय तक रानी समेत गौ दुग्ध कल्प करते रहे तथा साधनारत रहे। परिणामतः उन्हें एक पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। कृष्ण ने भी जब वैसी आवश्यकता समझी, तब उस स्तर की क्षमता अर्जित करने के लिए रुक्मणी समेत बद्रीनाथ की तपस्थली में 12 वर्ष तक निवास किया। उस अवधि में मात्र जंगली बेर खाकर वे निर्वाह करते रहे। इस बेर कल्प के आधार पर ही उस क्षेत्र का नाम बद्रिकाश्रम पड़ा। बद्री संस्कृत में बेर को कहते हैं। इसी आधार पर वे कृष्ण के समतुल्य समझे जाने वाले प्रद्युम्न को जन्म देने में समर्थ हुए। उन सब उदाहरणों में इंद्रिय संयम की सामर्थ्य समझी जानी चाहिए एवं उसे आज की परिस्थितियों में तो अतिशय महत्व दिए जाना चाहिए। सुप्रजनन की दृष्टि से संयमी लोग ही सफल एवं सक्षम होते पाए गए हैं। कामुकों में रति कौशल हो सकता है, किंतु वे बीज निर्माण के क्षेत्र में सर्वथा पिछड़े हुए पाए जाते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा व्यक्तित्व संपन्न संतान की आशा नहीं की जा सकती। बलिष्ठ और सुंदर लोग अपनी अनुकृति को जन्म दे सकते हैं। इसी प्रकार प्रज्ञा, प्रतिभा और सुसंस्कारिता के क्षेत्र में भी उसी स्तर के सृजनकर्ता की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, इस संदर्भ में संयम सदाचार को जितना महत्व दिया जा सके देना चाहिए। प्रजनन विशेषज्ञ जॉन मैक्लाइड की गणना के अनुसार स्वस्थ मनुष्य के 1 मिलीग्राम वीर्य में 1,70,00,000 शुक्राणु होने चाहिए, पर इन दिनों औसत अमेरिका में वे घटकर 60-70 लाख से अधिक नहीं पाए जाते। किसी किसी वर्ग या क्षेत्र में तो उनकी संख्या और भी कम होकर 40 लाख से भी कम रह गई। इसका प्रभाव न केवल प्रजनन पर पड़ता है, वरन रति कर्म में शारीरिक अक्षमता के रूप में भी देखा जाता है। मानसिक कामुकता चिंतन एक बात है। मानसिक कामुकता चिंतन एक बात है, उसे तो वृद्धजन भी करते रहते हैं, किंतु शारीरिक क्षमता विशुद्ध रूप से उस क्षेत्र के स्नायविक रक्त प्रवाह एवं ऊर्जा प्रदान करने वाले
उन तत्वों पर निर्भर है जो शुक्राणुओं में पाए जाते हैं। मित्रों, विश्व का भविष्य मानवीय उत्कृष्टता के साथ जुड़ा होने का तथ्य यदि हृदयंगम किया जा सके तो अवांछनीय प्रजनन रोकने के लिए इन दिनों पूरे उत्साह के साथ चल रहे संतति नियमन आंदोलन की तरह सुप्रजनन के लिए ऐसे ही रचनात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सुयोग्य नारियों की पड़ेगी। उनका स्तर गया गुजरा रहा तो फिर मात्र पुरुषों की उत्कृष्टता से प्रयोजन की पूर्ति हो नहीं सकेगी। बीज की उपयोगिता व आवश्यकता तो है, पर ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि खेत की उर्वरा शक्ति किस स्तर की है। पुरुष प्रधान समाज तब अब तक इस संदर्भ में पुरुष को ही श्रेय मिलता रहा है, जबकि तथ्य ठीक इसके उल्टे रहे हैं। मदालसा, सीता, शकुंतला आदि के विकसित व्यक्तित्व ही ऐतिहासिक संतानें दे सके। विनोबा, शिवाजी आदि को उनकी माताओं ने ही गढ़ा था। द्रौपदी, सुभद्रा और कुंती के उदाहरण प्रख्यात हैं। उच्च स्तरीय नारी व्यक्तित्व के बिना नर का पौरुष कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं कर सकता। एक नर के शरीर से निस्तृत शुक्राणुओं से सहस्त्रों नारियां गर्भाधान पा सकती हैं। परंपरागत रत क्रिया की उपेक्षा कर दी जाए और कृत्रिम गर्भाधान के प्रयोग को अपना लिया जाए तो एक सुयोग्य नर से हजारों व लाखों तक संतानें उसी के जीवन काल में प्राप्त हो सकती हैं। इतना ही नहीं साथियों, इतना ही नहीं, मरणोपरांत भी इस प्रक्रिया के आधार पर कोई सुयोग्य व्यक्ति संतानोत्पादन का क्रम जारी रखे रह सकता है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त नारियां न मिलने पर क्या कृत्रिम गर्भाशय में पकाकर अभीष्ट संतानें उत्पन्न की जा सकती हैं? इस ऊहापोह में इन दिनों टेस्ट ट्यूबों का प्रयोग उत्साहपूर्वक हो रहा है। इस प्रयास में ब्रिटेन के 2 वैज्ञानिकों ने भारी ख्याति अर्जित की है। नंबर 1 R.G. एडवर्ड्स वेबस्टर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। नंबर 2 डॉक्टर P.C. स्टेपोर्ट, आल्डम जनरल अस्पताल UK। इन्होंने वंध्या नारियों को छोटे ऑपरेशन के उपरांत संतानोत्पादन में समर्थ ही नहीं बनाया, वरन कृत्रिम गर्भाधान के सहारे अधिक समुन्नत स्तर की संतानें उत्पन्न कराईं जो उनके विद्यमान जोड़े नहीं कर सकते थे। अमेरिका के प्रजनन विज्ञानी डॉक्टर हैरिस ने भी इसी स्तर के प्रयोग किए हैं और परिणामों को देखते हुए भावी संभावनाओं के संबंध में उत्साहपूर्ण सफलताओं का संकेत दिया है। बुद्धि और कौशल को सुविधा संपन्न भर उपयोगी मानते हुए तत्वज्ञों का यह कथन दिन दिन अधिक प्रखर होता जा रहा है कि आनुवंशिकी के आधार पर मनुष्य की समर्थता बढ़ाने को प्रमुखता दी जाए, क्योंकि चिरस्थायी विशिष्टताएं विकसित किए जाना उसी आधार पर संभव हो सकता है। वे पतित प्रवृत्तियों के लोगों को बदलने में भी सुधार या प्रताड़ना वाले प्रयासों को अपर्याप्त मानते हैं और कहते हैं कि उनके अभ्यस्त ढांचे को बदलने में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होना चाहिए। उनकी नस्ल में हेर फेर
किया जाना चाहिए। डॉक्टर क्रुकशैंक ने मानवीय प्रवृत्तियों को पीढ़ियों से चला आ रहा संचय कहा है। वे मानवीय पुरुषार्थ का महत्व तो मानते हैं, पर साथ ही यह भी कहते हैं कि वंशानुक्रम से न केवल आकृति एवं प्रकृति का संबंध है, वरन अच्छी एवं बुरी परंपराएं, आदतें एवं प्रवृत्तियां भी श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़ी रहती हैं। साथियों, व्यक्तित्व को सुधारने के लिए शिक्षणपरक उपायों की उपयोगिता मानते हुए भी वे कहते हैं कि यदि प्रवृत्तियों की दृष्टि से भी मनुष्य को परिष्कृत बनाना हो, तो यह कार्य उनके जन्मदाताओं को प्रजनन की बात सोचने से पूर्व अपने निज के सुधार परिष्कार के रूप में आरंभ करना चाहिए। इतना ही नहीं, यह प्रयास पीढ़ी दर पीढ़ी चले तो बात बनेगी। जातियों का बहुत कुछ संबंध प्रदेश से भी है। वातावरण में न केवल उस क्षेत्र के प्रचलन वरन जलवायु में घुसे हुए तत्व भी भावनात्मक प्रवाह उत्पन्न करने और परंपराओं को दिशा देने की अदृश्य भूमिका प्रस्तुत करते देखे गए हैं। साथियों, जातीय विशेषताओं पर विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक लिखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। इस पुस्तक में रॉस ने विभिन्न जातियों की मौलिक विशेषताओं का उल्लेख सामान्य घटनाक्रमों के माध्यम से किया है। उनका कहना है कि वंश परंपरा से प्राप्त नैतिक संस्कारों में उत्तरी यूरोप के निवासी दक्षिणी यूरोप के निवासियों से आगे बढ़े हुए हैं। अपने एक उदाहरण में उन्होंने अपनी बात और भी स्पष्ट की है। जहाजी दुर्घटनाओं के अवसर पर उत्तरी यूरोप के निवासियों में दक्षिणी यूरोप के निवासियों की तुलना में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, दुर्बलों के प्रति करुणा एवं सेवा की भावना अधिक पाई जाती है। दक्षिणी यूरोप के निवासी ऐसे अवसरों पर घबरा जाते तथा अपना संतुलन खो बैठते हैं। स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों जैसे कमजोर वर्गों के बचाव के लिए प्रयत्न करने की बात सोचते हैं, जबकि उत्तरी यूरोप वासियों में इसके विपरीत प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरणार्थ, उन्होंने मांत टैवर, नोटिस एजेस, मोहिगान, विशलैंड, टाइटैनिक जहाज़ों के डूबने के समय का मार्मिक प्रसंग प्रस्तुत किया है कि जहाज के पदाधिकारियों ने सभी बच्चों की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा दी, जबकि लाबुरगोए, एलिशा, यूरोपिया जैसे विशालकाय जहाज़ों में हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे गए। दक्षिण यूरोप के जहाज अधिकारी अपनी ही रक्षा में लगे रहे। साथियों, विभिन्न क्षेत्रों के वातावरण में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिससे उस परिधि में जन्मने वालों में कुछ अन्यत्र से भिन्न प्रकार की विचित्रताएं देखी जाती हैं। उदाहरणार्थ, हिमालय के निकट रहने वाले पहाड़ियों में अपराध की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। सरहदी पठानों का खूंखारपन प्रसिद्ध है। जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स
इकोनॉमी में लिखते हैं कि यूरोपीय देशों के मिल मालिक अपने यहाँ अंग्रेज मजदूर नहीं रखना चाहते, क्योंकि वे वेतन पाते ही शराब पीने में इतने मस्त हो जाते हैं कि कई दिनों तक काम पर नहीं आते। स्थान स्थान पर विभिन्न जातियों एवं समुदायों में रहने वाले व्यक्तियों के स्वभाव, मान्यताओं, आकांक्षाओं एवं क्रियाकलापों में भारी अंतर दिखाई पड़ता है। किसी स्थान के निवासी अधिक बहादुर एवं साहसी होते हैं तो कहीं के अधिक खूंखार। किन्हीं किन्हीं जातियों में चरित्र निष्ठा विलक्षण दिखाई पड़ती है। कहीं कहीं के व्यक्ति अत्यधिक उद्यमी होते हैं। किसी के जैसे कि जापान, इजराइल, डेनमार्क उनकी क्रियाशीलता में वातावरण में घुले तत्वों का भी योगदान है। लियन हक्सले ने इस विशेषता को सांस्कृतिक विशेषता का नाम दिया है तथा यह स्वीकार किया है कि सांस्कृतिक विशेषताओं को उस वातावरण के सानिध्य में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता फोर्निया डॉक्टर जेसुला लेटरवर्ग कैलिफोर्निया का मत है कि संसार के वर्तमान महामानवों के शुक्राणु संचय करने के लिए एक ऐसी बैंक स्थापित की जानी चाहिए जो उपयुक्त स्तर की महिलाओं के माध्यम से उच्च स्तरीय संतानें प्राप्त करने के काम आ सके। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे प्रश्न 49 से वैज्ञानिक JBS हेल्डेन का क्या कहना है। ओम शांति।